अनदर वीडियो। आज हम पूरे कल्चरल ज्योग्राफी में जो जो भी पढ़ना है ना, वो सब कवर करेंगे और इससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कल्चरल ज्योग्राफी में जो हमें पढ़ना है वो है इसके ऑथर्स राइटर्स जो भी इससे एसोसिएटेड हैं, और उनमें सबसे बड़ा जो नाम है वो है कार्ल ओ शावर का। इन्होंने कल्चरल हर्थ और कल्चरल लैंडस्केप प्रमोट किया था। किसने? कार्ल ओ सावर ने। कौन से ईयर में? 1925 में। और जो कल्चरल सेक्टर वर्ड है वो स्पेंसर और थॉमस के द्वारा गिवन है 1969 में। कल्चरल लैंडस्केप शोज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। कल्चरल लैंडस्केप होता क्या है कि ना ये इन्वायरमेंट के ऊपर जो ह्यूमंस का इम्पैक्ट है वो शो करता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है? एक ये बुक पढ़नी है, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो कि लिखी है डीएन मजुमदार ने। उसके बाद नेक्स्ट है हर्बर्ट जॉन इल्यूर। इसने ये बुक्स लिखी हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रीजन और ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें इन्होंने लाइफ, न्यू लाइफ और ग्रैंड लाइफ, गुड लाइफ के बारे में बताया है। नेक्स्ट इसमें ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसमें सबसे पहले तो है हेड के लिए, हेड सिलोफिक इंडेक्स, जो कि हेड का शेप और साइज बताता है, और इसका फॉर्मूला है विड्थ ऑफ हेड अपॉन लेंथ ऑफ हेड इनटू 100। ये परसेंटेज की फॉर्म में ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद जो डोली को सिफेलिक है, डोलिकोसिफेलिक है, ये होता है बिग हेड के लिए, और मेसोसिफेलिक मीडियम हेड के लिए, और ब्रेंचिसिफेलिक स्मॉल हेड के लिए। तो जो बिग हेड है ये हमें जो अफ्रीकन पीपल है वहां देखने को मिलता है। मीडियम हेड आपको पता ही है, जो हमारे इधर अमेरिका साइड के जो पीपल हैं, व्हाइट पीपल, उनमें देखने को मिलता है। और जो ब्रैंकिकोफेलिक हेड है ये हमारे इंडियंस इधर से चाइना एंड इस साइड देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाइट स्किन। व्हाइट स्किन को बोला जाता है ल्यूकोडर्म्स, जो कि कोकेशियन जो है उस कल्चर में मिलता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, उस साइड। नेक्स्ट है येलो स्किन। येलो स्किन को जेंथोडर्म्स बोला जाता है, जो कि मंगोलियन, इधर से मंगोलिया, चाइना, इंडिया, हम सभी येलो स्किन पीपल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लैक स्किन। ब्लैक स्किन होता है मैकोनोडर्म्स, इसमें जो नाइजीरिया यानी कि जो अफ्रीकन पीपल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। तो इनके लिए जो टर्म्स हैं वो आपको ये सब याद रखनी है कि ल्यूको किसके लिए है, व्हाइट के लिए, ऐसे ही और सभी है आपको ध्यान रखने हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, और ये आपको बुक्स जो है ये हर्बर्ट जॉन एल्यूर की, डीएन मजूमदार की जो इंडिया से रिलेटेड है, उसके बाद कार्लो शावर का कल्चर हर्थ और कल्चरल लैंडस्केप, इन्होंने कार्लो शावर ने दिया था। उसके बाद जो कल्चरल सेक्टर वर्ड है वो किसने दिया है? नेक्स्ट क्या याद रखना है हमें, ये कुछ बुक्स हैं जो कार्लो सावर ने लिखी थी। सबसे पहले है कल्चरल ओरिजिन एंड डिस्पर्सल, फिर है कल्चरल ज्योग्राफी, और लास्ट है द मोर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप। इन दोनों के ईयर लिखे हुए हैं, तो इनके ईयर भी याद रखने हैं। इतना ही आपको याद करना है। और एक आपको ये याद रखना है कि जो है ना, सिविलाइजेशन है वो कल्चर से बड़ी होती है। बहुत सारे कल्चर मिलके एक सिविलाइजेशन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट सिटी लाइफ है वो तो मेसोपोटामिया में हुई थी, और जो फर्स्ट अर्बन लाइफ अगर पूछ लें तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि इंडस वैली में हुई थी। ठीक है, सिटी लाइफ मेसोपोटामिया, अर्बन लाइफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद एक टर्म आती है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म फोर्स डिफ्यूजन का ही दूसरा नेम है एक तरह से, या फोर्स डिफ्यूजन हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये किसने दी है? विलियम ग्राम समर ने। ठीक है, ये आपको जो भी इसमें मैं टर्म्स बता रही हूँ और ये किसने कहा है, ये सभी याद रखने हैं, और इसमें इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें ये 3 टर्म्स हमें याद रखने हैं। कोग्निटिव का मतलब होता है सीखना, कुछ भी याद करना, लर्न करना, कुछ भी नई चीज सीखना। ठीक है, नॉर्मेटिव का मतलब होता है रूल्स से,
ये आपको इनके जो कीवर्ड्स हैं, जो जैसे मैं बता रही हूँ ना वैसे ही याद रखना है, वैसे ही आप एसोसिएट कर जाएंगे अगर कहीं पे भी आपको एग्जाम में दिखेगा तो। कॉग्निटिव का मतलब लर्न करना या सीखना। नॉर्मेटिव का मतलब होता है रूल्स से। और मटेरियल, मटेरियल को आपको पता ही है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमें देखने हैं जो कल्चर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कल्चर इज लर्न एंड एक्वायर्ड। कल्चर जो है वो लर्न भी किया जाता है, यानी कि वो सीखा जाता है एक तरह से प्रैक्टिस कर करके, और वो एक्वायर भी किया जाता है। जैसे हमें कोई किसी कल्चर की कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो हैबिट हम अपने अंदर इंकलकेट कर लेते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हमारे घर से, जैसे हमें छोटे होने से ही नमस्ते करना सिखाया जाता है, पैर छूना सिखाया जाता है हिंदूज में, वैसे ही अगर हम मुस्लिम्स हैं तो वहां पे आदाब और ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन कुछ कल्चर्स हम देख देख के सीखते हैं, जैसे बड़े होते हैं तो हमें किसी कल्चर की कोई अच्छी हैबिट दिख जाती है तो वो हम एक्वायर कर लेते हैं। तो कल्चर सीखा भी जाता है और अपने आप भी प्रैक्टिस कर करके, और वो अपने अंदर डेवलप भी किया जाता है, ठीक है। ये दोनों तरह से होता है। नेक्स्ट क्या है इसमें, कल्चर इज शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एक बंदा है उसकी कोई हैबिट है और उसको एक कल्चर बोल देंगे, नहीं, इसके अंदर कुछ नंबर ऑफ पीपल्स होने चाहिए, कुछ ग्रुप होना चाहिए, और वो सभी सेम प्रैक्टिस करते हो तो उसी को कल्चर बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चर इज क्यूमुलेटिव। कल्चर जो कंसेप्ट है वो इंडिविजुअल पर, ये आपको पता है कि उस पर लागू नहीं होता कि कोई एक इंडिविजुअल कैसी लैंग्वेज बोल रहा है। मान लीजिए वो कोई अलग लैंग्वेज बोल रहा है तो ये नहीं है कि वो एक इंडिविजुअल ही पूरा कल्चर बना देगा। तो इसमें नंबर ऑफ पीपल्स होना चाहिए, क्यूमुलेटिव होना चाहिए, यानी कि और इसको एक्वायर कर पाए, क्यूमुलेट हो पाए इससे, तो ये क्यूमुलेटिव होता है। कल्चर इज डायनेमिक। कल्चर जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहता है। ये नहीं है कि जैसे हिंदूज में पहले जो परंपरा थी घूंघट निकालने की, अब वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, तो कल्चर डायनेमिक है। कल्चर गिव्स अस अ रेंज ऑफ परमिसिबल बिहेवियर पैटर्न्स। तो कल्चर जो है ये आपको पता है कि ह्यूमन जो है वो चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम और टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है। तो ऐसे ही कल्चर जो है उसके साथ ही जो है वो उसको परमिसिबल बिहेवियर देता है। जैसे कि हमारे जो पहले होते थे कई हजार साल पहले, तो उसमें क्या था कि है ना, जो ओशियंस हैं उनको पार करना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, ओशियंस को लांघना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन अब आपको पता है कि अब तो जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल हो चुका है और ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरह से ये एक परमिसिबल बिहेवियर कल्चर प्रोवाइड करता है हमें। कल्चर इज डाइवर्स। कल्चर जो है वो डाइवर्स होता है, ये नहीं है कि उसमें एक ही चीज होगी, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं। मतलब जैसे हम सभी हिंदू हैं, लेकिन कहीं पर कैसे ही पूजा की जाती है, कहीं पर कैसे ही पूजा की जाती है। जैसे कि जो हमारे बंगाल में है, आप वहां पे देख सकते हैं कि वहां पे जो माता जी की पूजा है वो कैसे की जाती है। इधर हमारे नॉर्थ की साइड है, हरियाणा पंजाब और इस साइड, वहां पे अलग तरह से पूजा की जाती है। तो ऐसे चीज सेम है लेकिन पूजा के स्टाइल जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे वो डाइवर्स होता है। नेक्स्ट क्या है, कल्चर इज आइडियल। जो नेचर का है कल्चर आइडियल नेचर का होता है। इसमें क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न तो फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें बरखा की जो है परंपरा है, जैसे हिंदूज हैं उनमें सिर पे दुपट्टा लेने की परंपरा है। ऐसे ही कुछ तो आइडियल चीज होगी, उसी की वजह से वो कल्चर बनेगा। तो ये कल्चर आइडियल भी होना चाहिए, ठीक है। ये है कुछ कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ये आते हैं कुछ कल्चर के टर्म्स। सबसे इसमें ये आपको याद रखनी है, इसको अरेंज करना आ सकता है और इस पे क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी आगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले होता है पॉइंट या फिर ट्रेट। क्या, पॉइंट या फिर ट्रेट, ये इसकी सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद होता है कॉम्प्लेक्स, उससे बड़ा, उससे आता है रीजन, और लास्ट में सबसे बड़ा होता है इसमें रेलम, ठीक है। या अगर और तरह से दे दें तो ट्रेट, फिर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से बड़ा होता है एरिया, एरिया से बड़ा होता है रीजन, और उसके बाद हर्थ, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और ये आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक ये भी आ सकता है कि सबसे पहले अंदर की साइड होता है कोर, कोर के बाद आउटर साइड में आता है डोमेन, डोमेन को और पूरा करने के लिए आता है स्फीयर, और सबसे बाहर की तरफ आता है आउटलायर, ठीक है। अब हमारे जो है 7 कल्चरल हर्थ है, ये आपको 7 कल्चरल हर्थ याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं, नाइल रिवर वैली, इंडस रिवर वैली का कल्चरल हर्थ, वाइंग हुएंग वाइंग हुएंग कल्चरल वैली का जो है, वैली का कल्चरल हर्थ, उसके बाद गंगा रिवर वैली का कल्चरल हर्थ,
उसके बाद मेसोपोटामिया, मेसो अमेरिका और लास्ट में अफ्रीका का कल्चरल हर्थ। ये 7 हमारे कल्चरल हर्थ है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, अब हम पढ़ते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले ट्रेट, ट्रेट क्या है, सबसे छोटी यूनिट है कल्चर की। इसमें जैसे कि नमस्ते करना, आदाब करना, सत श्री अकाल करना, ये क्या है, कल्चरल ट्रेट है, सबसे जो छोटी यूनिट है जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये एक कल्चर से बिलोंग करते हैं। जैसे कोई आदाब करेगा तो वो हम पता लगा सकते हैं कि ये मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करता है। जैसे कोई सत श्री अकाल करेगा वो सरदार जी से, मतलब सरदार कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो ऐसे ही हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद आता है कल्चरल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो कल्चरल ट्रेड्स है वो मिल जाती हैं। जैसे कि अगर कोई प्रेयर करता है, उसके बाद वो प्रसाद है बांटता है, उसके बाद वो पैर छूता है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो हिंदुइज्म से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी जो ट्रेड्स हैं वो मिलके कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और ये बात आपको याद रखनी है कि जो नेशनलिज्म है वो एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनलिज्म दे देंगे और वो पूछ लेंगे कि ये क्या है, कल्चरल ट्रेट है, कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, क्या चीज है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें कल्चरल पैटर्न। जब जो ट्रेट है और जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इंटरमिक्स होके एक फंक्शनल रोल में आ जाती है ना, तो ये कल्चरल पैटर्न बनाती हैं। जैसे कि जो हमारे ट्रेड्स हैं और वो उसके साथ लैंग्वेज और जो सोसाइटी का जो कल्चर है, जो सोसाइटी के रूल्स हैं वो ऐड ऑन हो जाए, वो एक फंक्शनल रोल में आ जाए, तो वो एक कल्चरल पैटर्न बनाती हैं, ठीक है। ये तीनों चीज क्लियर होगी। उसके बाद आता है हमारा कल्चरल एरियाज और कल्चरल रीजन। कल्चरल एरिया क्या होता है, किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया का, जैसे कि राजस्थानी साइड का ले लिया हमने, तो राजस्थानी जो एरिया है वहां पे आपको पता है उनका जो वेशभूषा है, जो उनके क्लोथ्स हैं, अटायर है, जो उनकी बोलियां हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं, जो उनके बोलने का स्टाइल है उससे आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा कल्चरल एरिया है। और उसका बड़ा जो वो होता है, बड़ा फॉर्म, वो कल्चरल रीजन कहलाता है। उसमें बहुत सारे कल्चरल एरियाज आ जाते हैं। जैसे कि अगर हिंदू कल्चरल एरिया है तो उसमें ये नहीं है कि उसमें हिंदू ही होंगे, उसमें नॉन हिंदू भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। लेकिन उसमें मेजोरिटी अगर हिंदूज की है तो उसको कल्चरल हिंदू रीजन नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा। नेक्स्ट आता है कल्चरल रिलम। कल्चरल रिलम के लिए जो कीवर्ड है उसमें ये आता है कि इसमें ये मेंटेन होमोजेनिटी, ये जहां पे भी वर्ड दिख जाए ना, मेंटेन होमोजेनिटी, वहां पे आपको कल्चरल रिलम टिक करना है, ठीक है। कल्चरल रिलम इज ए ज्योग्राफिकल रीजन वेयर कल्चरल ट्रेड्स मेंटेन होमोजेनिटी, यानी कि एक सी कुछ बातें हैं, कुछ वो उनके ट्रेड्स हैं जो सिमिलरिटी दिखाएंगे, होमोजेनिटी दिखाएंगे, और वहां से आपको वो कल्चरल रिलम दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रोक वेब की क्लासिफिकेशन, और इस पे क्वेश्चन बनता है ब्रोक वेब की क्लासिफिकेशन पे। और ये भी आ सकता है कि 4 मेजर हैं और 2 माइनर हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए अब इनको पढ़ते हैं कि कौन कौन से 4 मेजर हैं और जो 2 माइनर हैं वो कैसे इन्होंने डिवाइड की हैं और किसने की हैं, ब्रूक वेब ने, ठीक है। सबसे पहले है इसमें ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल का जो कीवर्ड याद रखना है वो आपको याद रखना है क्रिश्चियनिटी। जितना मैं बता रही हूँ ना सिर्फ उतना ही याद रखना है, उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तब आप देख भी लेना, इससे जो आपके पीवाईक्यू है वो सॉल्व हो जाएंगे आसानी से। तो ऑक्सीडेंटल रिलीजन क्या है, इसमें आता है क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन उसके इसमें जो सब क्लासिफिकेशन है ये है वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर। वेस्टर्न यूरोपियन जो कल्चर है ये जो मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और अर्बनाइज्ड, इसमें इंडस्ट्रीज भी ज्यादा हैं और यानी कि ये डेवलप भी है, और इसमें अर्बनाइजेशन भी ज्यादा है। ये इसकी जो है वो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल यूरोपियन। कॉन्टिनेंटल यूरोपियन की साइड क्या है, पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस हैं ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिनेंटल की तरफ अंदर वाला पार्ट आ जाता है यूरोप का, उधर से उसके बाद इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, ये आते हैं आपको पोलैंड वगैरह, यूक्रेन, और उधर वाला जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है ना जिसके सराउंडिंग में सी नहीं लगा हुआ, वो वाला कॉन्टिनेंटल पार्ट आ जाता है इसमें। इसके बाद आता है यानी कि ईस्टर्न यूरोप वाला। नेक्स्ट है इसमें मेडिटेरेनियन
यूरोपियन कल्चर, इसमें जो साउथ वाला है जैसे इटली हो गया, इधर से स्पेन हो गया, उधर से ग्रीस हो गया, ये वाला जो मेडिटेरेनियन सी के किनारे किनारे पे है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका मेडिटेरेनियन यूरोपियन कल्चर में आ जाता है। इसके बाद आता है एंग्लो अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन कल्चर रिलम्स। इसमें ये आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर है वो भी ऑक्सीडेंटल से ही बिलोंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है लेटिन अमेरिकन। लेटिन अमेरिकन में क्या आता है? मैक्सिको और साउथ अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इस्लामिक कल्चर रिलम। इस्लामिक में जो आपकी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आएंगी। इस्लाम में पता है आपको, इस्लामिक में इस्लाम जो है वो इसका कीवर्ड है। नेक्स्ट है इंडियन कल्चर रिलम। इंडियन कल्चर रिलम को साउथ एशियन रिलम भी बोला जाता है या इंडिक कल्चर रिलम भी बोला जाता है। ये एक पॉइंट हो गया कि इसको क्या क्या नाम है। दूसरा, इसको किसने क्या क्या कहा है। इसमें क्या है कि ये कहा है कॉन्टिनेंटल कल्चर किसने? बेकर ने। और पैडी कल्चर कहा है डी स्टैम्प ने। ये दोनों आपको याद करने हैं और इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि पैडी कल्चर इंडियन कल्चर को किसने कहा है, या कॉन्टिनेंटल कल्चर इंडियन कल्चर को बेकर ने कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? ईस्ट एशियन कल्चरलिज्म। ईस्ट एशियन में क्या है? जो ईस्ट वाला हमारा साइड है ना, जैसे कि साउथ कोरिया, जापान और ये वाला, जहां पे है बुद्धिस्ट जो है रिलीजन है वो वाला। ठीक है। इसमें ये आपको कीवर्ड है इसका बुद्धिस्ट, ईस्ट एशियन कल्चर का। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जो माइनर वाले हैं। माइनर कौन कौन से हैं? दो हैं, साउथ ईस्ट एशियन। साउथ, ये आपको इसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि ईस्ट एशियन में और साउथ ईस्ट। ईस्ट में तो ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उधर से साउथ कोरिया और ये हो गए। ठीक है। और साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारे साउथ एशियन के रीजन है, वो 10 जो कंट्रीज हैं जो एशियान भी बनाते हैं वो वाला। ठीक है। उसमें ये आएगा। इसमें एक तो इसमें ये आपको याद रखना है कि इसमें बुद्धिस्ट की कौन सी जो शाखा है, हीनयान है या फिर महायान है, और इसमें कौन सी वाली है। ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से हैं? उधर से इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड वगैरह ये सब आते हैं, फिलीपींस। और इसको ट्रांजिशनल कल्चर बोला गया है। क्या? ट्रांजिशनल कल्चर। ठीक है। किसको? साउथ ईस्ट एशियन कल्चर रिलम को। नेक्स्ट है इसमें मिसो अफ्रीकन। मिसो अफ्रीकन के लिए नाम दिया गया है एक तो नेग्रो कल्चर, और एक इसको बोला गया है मार्जिनलाइज कल्चर, जो कि टोनी बी ने बोला था। ये दोनों चीज आपको इसमें याद रखनी है। इससे ज्यादा ना तो इसमें कुछ पढ़ना है और ना याद रखना है। जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं और एक इनके नाम, 4 मेजर हैं, 2 माइनर हैं, इतना याद रखना है। और 4 कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन सा कीवर्ड है। जैसे कि ऑक्सीडेंटल किस उसमें है? क्रिश्चियनिटी। उसके बाद ये हमारे ईस्ट एशियन में है बुद्धिस्ट, और इस्लामिक का तो आपको पता ही है इस्लाम। और इसमें इंडियन वाले में आपको याद रखना है कि इसको किसने क्या कहा था। कॉन्टिनेंटल कल्चर बेकर ने कहा था और पैडी कल्चर डी स्टैम्प ने कहा था। इतना ही पढ़ना है इसमें आपको। उसके बाद इसमें और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल्चर हेरिटेज और ये XYZ कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। एक ये आपको याद रखने हैं कि इनके ना ईयर वाइज पूरी पैटर्न याद रखनी है, क्योंकि ये एक बार इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ चुका है। ये आपको ईयर्स, इसमें कौन कौन से ये जो इंपॉर्टेंट है ये सभी आपको याद रखने हैं। ये हैं। और ठीक है। उसके बाद जो कल्चरल इकोलॉजी है, कल्चरल इकोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया था? और एक हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ह्यूमन इकोलॉजी, वो किसने कहा था? ये देखिए ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी है H.H. बैरोज का। क्या? H.H. बैरोज का है ह्यूमन इकोलॉजी। और उसके बाद आता है कल्चरल इकोलॉजी जो कि है स्टीवर्ड का। ये देखिए, ये देखिए, ये है स्टीवर्ड का। ठीक है। और इन्होंने जो बुक दी थी द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज, इसमें इतना याद रखना है कल्चरल इकोलॉजी में, ये स्टडी ऑफ ह्यूमन एडेप्टेशन टू सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। ये आपको डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बस एक बार ध्यान में रख लेना। अगर बाय चांस आपसे कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें एक बार गो थ्रू हो जाना इस स्टेटमेंट से, वरना इतना याद रखना है कि ये जूलियन स्टीवर्ड ने वर्ड दिया था कल्चरल इकोलॉजी, और इनकी बुक है द थ्योरी ऑफ कल्चरल चेंज। ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद ये आपको ट्रांस ह्यूमन्स और ये सब, ये मैं पूरी वो दे दूंगी कि किस एरिया में कौन सी ट्राइब लाई करती है, और ये आपको याद करना है इंडिया के स्पेसिफिक भी और पूरा वर्ल्ड के स्पेसिफिक भी। जैसे कि एस्किमोज कहाँ हैं, और जो चुकची ट्राइब है, ये किर्गिर हैं, या फिर जो भी है लैप्स हैं जो कि स्कैंडिनेविया के हैं। ये सभी आपको याद रखने की कौन से एरिया में कौन सी ट्राइब है, इंडिया के भी और वर्ल्ड वाइड भी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या पढ़ना है आपको? ये हो गया। उसके बाद आता है कल्चरल डिफ्यूजन।
कल्चरल डिफ्यूजन पहले तो दिया किसने, गॉर्डन वाइजर ने। और इसमें और किस किसके कंट्रीब्यूशन है, टी हैगरस्टैंड का। इनोवेशन वेव, ये उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है ए रेड ने, ठीक है। और ये ईयर वगैरह ये मेंशन है। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, किससे, कल्चरल डिफ्यूजन से रिलेटेड हैं। उसमें इसमें क्या पढ़ना है आपको, कल्चरल डाइवर्जेंस। कल्चरल डाइवर्जेंस वो होता है जिसमें कि है ना, जो कल्चर के अंडर इन्फ्लुएंस आके एरिया सेपरेट हो रहे हैं, जो सेपरेशन को दिखाती है ट्रेड्स, ठीक है। जैसे कि ये इसका एरिया आ गया और ये इसका एरिया, जो है ना उसमें सेपरेशन को दिखाती है ना जो भी ट्रेड्स, वो होती है कल्चरल डाइवर्जेंस। और जो उसमें मतलब कन्वर्ज कर रही है, जो उसमें सिमिलरिटी दिखा रही है, वो हो गया कल्चरल कन्वर्जेंस। ये दो टर्म आपको याद रखनी है, और इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में से इतना ही सफिशिएंट है। ये देखिए, अब हम क्वेश्चंस करते हैं। इसमें ये देखिए, ये आ गया, ये हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में लगाना है। उसके बाद द टर्म टू यूज द रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चरल ग्रुप एंड देयर इन्वायरमेंट, ये क्या हो गया, कल्चरल इकोलॉजी हो गया। ये सभी आपको पता ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। कल्चरल लैंडस्केप किसने दिया है, कार्लो शावर ने दिया है। इसके बाद देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, कार्लो शावर। उसके बाद ये देखिए फिर से कल्चरल लैंडस्केप पूछ रखा है। उसके बाद विच एम्फेसिस कल्चरल एंड दिस, ये किसने कहा है। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। और इसका क्या वो आएगा, आपको पता है, ड्यूल स्टैम्प, ये हमने फर्स्ट पेज पे पढ़ा था। इसके बाद क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंटिटी एरिया, और लार्जेस्ट पूछ रखा है इसमें। आपको पता है कि इसमें लार्जेस्ट क्या होगा, कल्चर रियलम, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, आपको अब पता चल गया होगा पीवाईक्यू देख के कि जितना हमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसा ही अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं कि इस चैप्टर पे आप वीडियो लेके आइए।